नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मौर्यकालीन कला हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने मौर्यकालीन जो राजप्रासाद थे या राजमहल थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम मौर्यकालीन जो स्तंभ कला है वो पढ़ने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बता दूं, मौर्यकालीन जो स्तंभ थे वो लगभग अशोक ने बनवाए थे सारे। तो हम ये मान सकते हैं कि अशोक के स्तंभ आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नाम हम मौर्यकालीन कला ही डालेंगे क्योंकि मौर्यकाल का जो मामला है वो संपूर्ण अशोक का ही मामला है। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालता हूँ मौर्यकालीन कला में। मौर्यकालीन कला हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज स्तंभों को, है ना, स्तंभ। ठीक है, मौर्यकालीन कला में हम पढ़ेंगे आज स्तंभों को। ठीक है, दरअसल विद्यार्थियों, भारत में पहली बार ऐसा हो रहा था कि स्तंभ स्थापित करवाए जा रहे थे, उन पर लेख लिखवाए जा रहे थे। आखिर ये नया कंसेप्ट आया कहाँ से, आखिर ये अवधारणा आई कहाँ से, अशोक के दिमाग में ये बात कैसे आई कि मैं इस प्रकार के स्तंभ स्थापित करवाऊं, उनमें कुछ लेख लिखवाऊं जो जनता को प्रेरित करें या हमारी जो बातें हैं वो शाश्वत बने रहें, स्थायी हो जाएं। तो ये सब विचार जो अशोक के मन में आया, वो एक ईरानी जो शासक था जिसका नाम डेरियस प्रथम मिलता है या दारा प्रथम भी उसको कहते हैं, उसको देखकर और अशोक के मन में ये विचार आया था। देखने का मतलब ये नहीं है कि वो अशोक के समकालीन था, अशोक से तो करीब 150 साल पहले वो समथिंग हुआ था, लेकिन उन्हीं की प्रेरणा से और अशोक ने भी क्योंकि उसने भी इस प्रकार के स्तंभ ईरान में स्थापित करवाए थे, तो उसको देखकर ही अशोक के मन में यह विचार आया था। ठीक है, ईरान का वो अखामनी जो साम्राज्य था उसका शासक हुआ करता था डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। ठीक है, तो वहाँ से ये कंसेप्ट आया और अशोक ने फिर अपने यहाँ भी स्तंभ स्थापित करवाए। दरअसल अशोक ने जो स्तंभ स्थापित करवाए थे उसकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, उसके हिसाब से हम एक एक विशेषताओं को लिखते जाएंगे। जैसे अशोक के जो स्तंभ थे वो एकदम धरातल पर और स्वतंत्र रूप से बनाए गए थे, है ना, जबकि ईरान के जो स्तंभ थे वो किसी चौकी पर या चबूतरे पर बनाए जाते थे और वो विशाल भवनों में बनाए जाते थे। अशोक के जो स्तंभ हैं वो भवनों में नहीं है, केवल स्तंभ खड़े कर दिए बस, है ना। उनके स्तंभ किसी भवन में होते थे, किसी चौकी पर होते थे, है ना। चमकदार नहीं होते थे ईरानियों के भवन, लेकिन अशोक के चमकदार होते थे। अशोक के जो स्तंभ जो हैं वो एकदम एक पत्थर से और नीचे से चौड़े और ऊपर से संकड़े होते थे, जबकि ईरान के स्तंभ नीचे से लेकर ऊपर तक उनका व्यास एकदम बराबर होता था, यानी नलीदार होते थे। अशोक के स्तंभ लगभग जैसे हम कह सकते हैं अर्धशंकु के तरह की भांति होते थे, है ना। इस प्रकार से और भी इनकी काफ़ी सारी विशेषताएं हैं, वो हम यहाँ पे यदि एक डायग्राम में बना दूंगा तो उस प्रकार से आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मैं एक बेसिक परिचय ये बात मैं लिख देता हूँ पहले कि अशोक को ये प्रेरणा कहाँ से मिली, और फिर हम अशोक के स्तंभों की क्या विशेषता थी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना प्रारंभ करता हूँ, आप भी लिखें। यहाँ पे परिचय डाल सकते हैं, परिचय, है ना, परिचय डाल सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे कि अशोक को स्तंभ स्थापित करने की प्रेरणा ईरान के अखामनी शासक का नाम मिलता है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, है ना, डेरियस प्रथम या दारा प्रथम या दारा प्रथम। इसने भारत पर आक्रमण किया था, है ना, करीब 500, इसके 3 अभिलेख भी मिलते हैं, 520
एक शायद 520 का है, एक 518 का है, एक 516 का है। और 516 के समथिंग इसने भारत पर आक्रमण किया था ना। नस्क ए रुस्तम शायद इसका अभिलेख है ना, बेहिस्तून का अभिलेख, एक शायद नस्क ए रुस्तम है। जब मैं आपको यूनानियों का भारत पर आक्रमण जब पढ़ाऊंगा ना, उसमें मैं आपको बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ इनको ना। अभी मैं होमवर्क करके नहीं आया, वरना मैं, और वैसे भी टॉपिक से भटक जाएंगे इसलिए ना, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और देखा भी नहीं है, सीधी सी बात ये भी है। यदि मैं पढ़ के आता तो थोड़ा पूरा बताता, लेकिन अभी यहाँ पे इतना ध्यान रखें कि डेरियस प्रथम ने करीब 516 ईसा पूर्व में भारत पर भी आक्रमण किया था ना। और इसके एक अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि भारत जो था इसके साम्राज्य का 20वां हिस्सा था। और वो अभिलेख का नाम जितना मुझे याद आ रहा है, हस्तबहिस्त नहीं है, नस्क ए रुस्तम शायद उस अभिलेख का नाम है ना, नस्क ए रुस्तम शायद, ठीक है। अभी आप उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट रखना। आप ये ध्यान रखना कि डेरियस प्रथम ने भारत पर 1516 बीसी में आक्रमण भी किया था ना। तो डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर और अशोक ने स्तंभ स्थापित करवाए थे, ये बात हमको यहाँ पे लिखनी है। तो अशोक को स्तंभ स्थापित करने की प्रेरणा ईरान के खामेनी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिली, बस इतना लिखना है, से मिली, ठीक है, इतने लिखने हैं यहाँ पे। और हम उसमें पढ़ेंगे डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, जब हम यूनानियों का भारत पर आक्रमण पढ़ेंगे तब हम बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, आप चिंता मत करना, ठीक है। और इससे आगे अब हम लिखें, वर्तमान में अशोक के करीब 30 स्तंभ हमको मिले हैं, है ना। वर्तमान में अशोक के 30 स्तंभ प्राप्त हुए हैं, ठीक है, 30 स्तंभ प्राप्त हुए हैं। फाहयान ने 6 तथा वेनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आखिर इनकी अशोक के स्तंभों की क्या विशेषताएं थी वो हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अशोक के स्तंभों की विशेषताओं को जानना। यहाँ से अक्सर सवाल विद्यार्थियों एग्जाम में पूछे जाते हैं, बढ़िया तरीके से आपको अशोक के स्तंभ ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ हेडिंग, अशोक के स्तंभों की विशेषताएं, है ना। अशोक के स्तंभों की विशेषताएं, ठीक है, अशोक के स्तंभों की विशेषताएं, ठीक है। क्या विशेषताएं होती थी तो मैं यहाँ पे बताऊं आपको। एक तो ये समतल जमीन पर बनाए जाते थे, है ना। मैं यहाँ पे अलग कलर के पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ। जैसे ये मान के चलो कि ये हमारा धरातल है, ठीक है, तो ये समतल जमीन पर बस सीधे बना दिए जाते थे। जैसे आप मान के चलिए कि इस प्रकार से बनाए जाते थे, ये ना इस प्रकार से बनाए जाते थे, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि नीचे से चौड़े और ऊपर से सकड़ा हुआ करता था, है ना। अशोक के जो स्तंभ थे वो नीचे से चौड़े और ऊपर से सकड़े हुआ करते थे, ठीक है। और ये जो भाग था ये एक के एक पत्थर से बनाया गया था यहाँ तक का ना, इसको बोलते थे यष्टि भाग, है ना। क्या बोलते थे? यष्टि भाग, या जो है गवाधूम लाट इसको बोला जाता था, गवाधूम लाट इसको बोला जाता था, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ, यष्टि भाग, है ना, यष्टि भाग था, ये यष्टि भाग था, इसको गवाधूम लाट बोला जाता था, ठीक है, गवाधूम लाट। और ये एकाश्मक था, एकाश्म का मतलब एक ही पत्थर से बनाया गया था, इसका यष्टि भाग, है ना। एकाश्म पत्थर, एकाश्म में हो ही गया ना, पत्थर आ गया उसमें, है ना, एकाश्म था, ठीक है।
अब इसके ऊपर की स्थिति क्या थी देखो, इसके ऊपर एक उल्टा कमल लटका हुआ था, है ना, अवांगमुखी कमल, उल्टा कमल, जिसको पूर्ण घंट या अर्ध घंट भी बोला जाता है, वो लटका हुआ था। और उसके इसके यानी कि उल्टे कमल और यष्टि भाग दोनों के बीच में मेखला हुआ करती थी, है ना, मेखला, ठीक है, जिस पर चित्र भी होता था, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे इसके ऊपर ये, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे एक क्या है, मेखला है, ये ना, ये एक मेखला है, ठीक है, ये मान लो कि एक क्या है, मेखला है, ठीक है, ये मेखला है, ठीक है, इसको बोलते थे मेखला, मेखला, ठीक, समझ गए होंगे आप। इसके ऊपर मेखला होती थी, जो कि इस पर चित्र भी अंकित रहते थे, ध्यान रखना, चित्र अंकित रहते थे, चित्र अंकित, ठीक है, चित्र अंकित रहते थे। अब इसके ऊपर एक अवांगमुखी कमल यानी कि उल्टा कमल लटका रहता था, वो मैं आपको दर्शाऊं यहाँ पे। तो आप कुछ यूं समझिएगा इसको, जैसे कमल तो मेरे को बनाना आता नहीं है वैसे, लेकिन आप इस प्रकार से समझ जाना कि ये एक कमल है, ठीक है, ये इस प्रकार से कमल मान लीजिए इसको ना, उल्टा कमल है ये ना, उल्टा लटका हुआ कमल है, ठीक है। तो ये क्या है, अवांगमुखी कमल, है ना, ये क्या है, अवांगमुखी कमल है ये, है ना, अवांगमुखी कमल, जिसको हम उल्टा कमल भी बोल सकते हैं, उल्टा कमल, ठीक है, क्या है ये, अवांगमुखी कमल या उल्टा, इसको उल्टा कमल को मैं चलो इधर लिख देते हैं, अवांगमुखी कमल को पूरे को इधर लिख लेते हैं पढ़ाना, इसको मैं मिटा देता हूं, और चलिए हम इसको इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, अवांगमुखी कमल है ना, अवांगमुखी कमल, इसको उल्टा कमल है ये, है ना, इसको पूर्ण घंट या अर्ध घंट भी कहा जाता है ना, इसको चलो हम आगे जब विशेषता लिखेंगे तो वहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर एक अबेकस आता था, अबेकस बोलते थे, एक फलक आता था, जो कि आरंभ में तो वर्गाकार होता था और कम चमकदार होता था, बाद में वो एकदम वृत्त के आकार का बनाया जाने लगा, चमकदार बनाया जाने लगा ना। जैसे अब इसके ऊपर एक पत्थर रख दो, मान लो एक पत्थर टाइप का ना फलक होता था, जो कि चौकोर हो, वर्ग के आकार का ना, वर्गाकार हो और कम अलंकृत हो, ठीक है, वो होता था, बाद में वो चौकोर बनाया जाने लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम दर्शा सकता हूं, जैसे ये मान लीजिए, है ना, ये वर्गाकार था प्रारंभ में, बाद में ये चौकोर बनाया जाने लगा, है ना, ये क्या है, अबेकस है, ये फलक है, एक फलक, जिसको हम क्या बोलते हैं, अबेकस, है ना, फलक है, फलक, इसको अबेकस बोला जाता है, ठीक है, अबेकस बोला जाता है, फलक, ठीक है। और अबेकस जो होता था, ये ताम्र धातु का बनाया जाता था, अबेकस को, ठीक है, ताम्र धातु का बनाया जाता था, ठीक है। इसके ऊपर पशुओं की आकृति बनी हुई होती थी, ठीक है, इसके ऊपर क्या बनी होती थी, पशुओं की आकृति बनी हुई रहती थी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो है कुछ पशुओं की आकृति बनी रहती थी, यहाँ पे मैं यहाँ पे दर्शाऊंगा नहीं, कुछ भी आप मान सकते हैं, पशु आकृति, ये ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पशु आकृति, ये बनी रहती थी यहाँ पे, ठीक है, पशु आकृति बनी हुई रहती थी, ठीक है, पशु आकृति जो है वो यहाँ पर बनी हुई रहती थी। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे थी अशोक के स्तंभों पे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, ठीक है। ये क्या है, ये है धरातल, ये क्या है, धरातल है, ये ध्यान रखना, मतलब धरातल पे स्वतंत्र रूप से ये बनाए जाते थे, है ना, ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। आप इसका डायग्राम बढ़िया से देखें, बनाएं, अपने यहाँ पे चित्र बनाएं, आप गूगल करके भी और देख सकते हैं, है ना, गूगल पे सर्च करोगे अशोक के स्तंभ तो वहां पे आ जाएंगे, आप बढ़िया तरीके से उनको देखना, ठीक है। मेरे पास भी अशोक का स्तंभ है, लेकिन उसको क्या है थोड़ा अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है, मैं आपको चलो दिखा भी सकता हूँ,
ठीक है। जैसे ये देखो, ये अशोक का स्तंभ है ना, अशोक का तो स्तंभ नहीं है, ये बस ऐसे बना रखा है स्तंभ, ठीक है। इसमें इसको लेकिन देखो, जैसे एक तो इसको एक चबूतरे पे दिखाया गया है ना, लेकिन अशोक का स्तंभ जो है ये प्लेन में था, ठीक है। ये ईरान का जो स्तंभ है ना उसकी काफी कॉपी कर रहा है। ईरान का स्तंभ चबूतरे पे होता था, तो ये चबूतरे पे है, ठीक है। ईरान का स्तंभ इस प्रकार से नहीं होता था, इस प्रकार से सपाट होता था। ये आपको सपाट दिख रहा है, नीचे से जितना व्यास है उतना इसका ऊपर व्यास है ना, लेकिन इसमें ये भिन्नता है, नीचे से ये चौड़ा है, ऊपर से सकड़ा है ना। तो ये ईरानी स्तंभ है ना। उसके बाद इसमें आपको उल्टा कमल दिख रहा है ना, उल्टा कमल है ना, अवांगमुखी कमल जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, उल्टा कमल हो गया, ठीक है। और ये उल्टा कमल, उसके नीचे आपको एक पट्टी सी दिख रही होगी है ना, लकड़ी की, है ना। और ये जो है यष्टि भाग और ये अवांगमुखी कमल, दोनों के बीच में ये जो पट्टी दिख रही है एक, इसको बोलते हैं हम मेखला। ये मेखला है ना, ये जो मैंने पट्टी दर्शाई है वो आपको कमल के जस्ट नीचे एक और धार दिख रही होगी, ये क्या है, ये है मेखला, ठीक है। उसके ऊपर ये अवांगमुखी कमल हो गया, उसके ऊपर ये जो आपको सिंगों की आकृति नजर आ रही है उसके बीच में, और ये उल्टे कमल के ऊपर ये जो बीच में ये जो आकृति दिख रही है, ये है हमारा फलक, है ना। और फलक पे भी यहाँ पे 4 आकृतियां हमको दिखती हैं, जिसमें आपको पता है गज है ना, सिंह है, अश्व है ना, और ये चारों आकृतियां इसमें रहती हैं, ठीक है। तो ये सारा है ना, आप समझ रहे होंगे इसको। वैसे आप गूगल करके देखोगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। अब ये तो लकड़ी का है, बस ऐसे बना के और सेट करवा रखा है ना। आप बढ़िया तरीके से गूगल करके देखना। और अब देखो इनकी जो जो विशेषताएं हैं उनको हम यहाँ पे लिख डालते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख डालते हैं, ठीक है। तो चलो क्या क्या विशेषताएं हम लिखते हैं। देखो पहली विशेषता मैं लिखूं यहाँ पे, पहली विशेषता क्या लिख सकते हैं, पहली विशेषता कि अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से बनाए गए थे, है ना, बिना किसी भवन के, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ये स्तंभ स्वतंत्र रूप से बिना चबूतरे के, है ना, बिना किसी चबूतरे या चौकी के समतल जमीन पर, है ना, समतल जमीन पर बनाए गए थे, है ना, समतल जमीन पर बनाए गए थे, ठीक है, बिना किसी भवन के, है ना, बिना किसी भवन के। जबकि ईरान के जो स्तंभ थे वो किसी विशाल भवन के स्तंभ के रूप में बनाए गए थे, उन्हीं पे आलेख था ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, ठीक है। दूसरी मैं बात करूं तो ये चमकदार, है ना, चमकदार पॉलिश किए हुए थे, है ना। दूसरी विशेषता मैं लिखूं ये चमकदार पॉलिश वाले थे, है ना। उनमें ईरान के कम चमक वाले थे, है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं नंबर 3, इसका जो यष्टि भाग है, अब मैं इसकी बात करता हूं, इसको मैं यष्टि भाग बोल रहा हूं ना, गवादूम लाट या यष्टि भाग, ठीक है। ये यष्टि शायद हो सकता है इस प्रकार से आए, यष्टि, है ना, ऐसे ये वाला से, ठीक है, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि इसका यष्टि भाग नीचे से चौड़ा व ऊपर से सकड़ा होता था, ऊपर से सकड़ा होता था। समझ रहे होंगे, चौड़ा सकड़ा में मतलब इसका जो व्यास था वो नीचे से अधिक और ऊपर से कम होता था, है ना। तथा यह संपूर्ण भाग
तथा यह संपूर्ण भाग एकाश्म पत्थर से था, है ना, एकाश्म था। एकाश्म का मतलब है एक ही पत्थर को, एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था, बनाया गया था। ठीक है, एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं बताऊं आपको, ये जो पत्थर जो था वो यूपी के मिर्जापुर से जो है चुनार नामक स्थान से मंगाया जाता था, चुनार से मंगाया जाता था। इसके अलावा जो है कोल्लूहा गांव, है ना, सॉरी कोल्लूहा क्या, एक गांव का नाम मिलता है कोटवा गांव और बड़ा गांव, यहाँ से वो पत्थर जो है मंगाया जाता था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि यह पत्थर चुनार मिर्जापुर यूपी और कोटवा गांव व बड़ा गांव से मंगाया जाता था, बड़ा गांव से मंगवाया जाता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं चौथे नंबर पे, तो ये जो होते थे पॉलिशदार होते थे, ये बात हमने यहाँ पे कर ली है, ये चमकदार पॉलिश वाले होते थे। ठीक है, और सॉरी, इसके अलावा मैं बात करूं इसके ऊपर की, है ना, यष्टि भाग के ऊपर अवांगमुखी कमल होता था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं यष्टि भाग के ऊपर, या मैं लिखूं गवादुम लाट, है ना, गवादुम लाट लिख देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं होना। गवादुम लाट के ऊपर, गवादुम लाट के ऊपर उल्टा लटका हुआ कमल, उल्टा कमल होता था, उल्टा कमल होता था। ठीक है, गवादुम लाट के ऊपर उल्टा कमल होता था, जिसे उल्टे कमल को क्या बोलते थे, पूर्ण घंट या अर्ध घंट भी, ये टे है ना, अर्ध घंट भी कहा जाता था। ठीक है, इसे पूर्ण घंट या अर्ध घंट भी कहा जाता था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो पूर्ण घंट है, यह कास्ट तकनीक के माध्यम से इसमें लगाया जाता था, ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, कहा जाता था इसे कास्ट तकनीक के माध्यम से लगाया जाता था, इसे कास्ट तकनीक के माध्यम से लगाया जाता था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और मैं बताऊं इसी में एक बात कि गवादुम लाट व उल्टा कमल दोनों के बीच में एक मेखला होती थी, है ना, जो चित्रयुक्त होती थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखना चाहूंगा 5वें नंबर पे कि गवादुम लाट व उल्टे कमल के मध्य एक मेखला होती थी, मेखला होती थी, जिस पर चित्र का अंकन भी था, चित्र का अंकन होता था। ठीक है,
पुष्पलता का चित्र ऐसे मिलता है कहीं रामपुरवा वाले लेख में, कहीं एक जगह ऐसा मिला है कि रामपुरवा का जो स्तंभ था वहां पे पुष्पलता का चित्र था इस पर, है ना, ये आप देख लेना, ठीक है। और इसके ऊपर अब हम बात करें, गवादुम लाट की हमने बात की, यानी कि गवादुम लाट की बात कर ली, उल्टे कमल की बात कर ली, ठीक है, उल्टे कमल की बात कर ली। और अब हम बात करते हैं उल्टे कमल के ऊपर अबेकस भी था, है ना, अबेकस था, फलक था, जो कि ताम्र धातु का ये बना होता था, ठीक है, ताम्र धातु का बना होता था, तो उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। छठे नंबर पे मैं बात करता हूं उल्टे कमल के ऊपर, है ना, अवांग मुखी कमल भी मैं लिख देता हूं, अवांग, देखो कुछ भी शब्दावली वहां पे पूछी जा सकती है, उल्टा कमल, अवांग मुखी कमल, है ना, पूर्ण घंट, अर्ध घंट, अवांग मुखी कमल के ऊपर, अवांग मुखी कमल के ऊपर ताम्र धातु का फलक होता था, ताम्र धातु का फलक होता था, ताम्र धातु का फलक होता था, ये फलक है ना, ताम्र धातु का फलक होता था, ठीक है, ताम्र धातु का फलक होता था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जैसे कि सारनाथ स्तंभ जो मिला है हमको, सारनाथ का स्तंभ, उस पे तो इस फलक के ऊपर और जो है 4 पशुओं की आकृति मिली है, और चारों पशुओं के बीच में एक चक्र भी मिला है जिस पर 24 तीलियां हैं, है ना, वो वाली बात भी हम करेंगे, ठीक है, जब हम सारनाथ का स्तंभ स्पेशली पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो अवांग मुखी कमल के ऊपर ताम्र धातु का फलक बना हुआ है। आगे मैं लिखूं, आरंभ में यह फलक वर्गाकार व कम अलंकृत होता था, कम अलंकृत होता था, परंतु बाद में ये जो है वृत्ताकार हो गया, वह अधिक अलंकृत हो गया, है ना, परंतु बाद में लिखते हैं ना, परंतु बाद में वृत्ताकार व अधिक अलंकृत हुआ, ठीक है, परंतु बाद में वृत्ताकार व अधिक अलंकृत हुआ, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें विद्यार्थियों। और अब देखो प्रमुख बातें हमने यहाँ पे की, अशोक के स्तंभ की क्या क्या विशेषताएं थी, तो मैं आपको बताऊं, अशोक का जो स्तंभ था समतल भूमि पर एकदम स्वतंत्र रूप से बनाया जाता था, जिसका यष्टि भाग एक ही पत्थर से बनाया जाता था, उसके ऊपर एक मेखला होती थी, मेखला के ऊपर उल्टा लटका हुआ कमल जिसको अवांगमुखी कमल कहते हैं वो होता था, उसके ऊपर एक अबेकस या फलक होता था, और उसके ऊपर भी कुछ पशुओं की आकृतियां हुआ करती थी। ये था अशोक का स्तंभ की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। अब इसके बारे में एक आधा बातें और हैं, वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड पे कर लेते हैं। ये पूरा भर गया है, मैं इसको मिटाता हूं और आप जो है इसको बढ़िया तरीके से उतारें, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। चलिए, आप इसका जो है गूगल करके जरूर देखना इसके स्तंभ को, ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से और समझ में आ जाएगा। जब आप चित्र देखोगे ना तो भूलोगे नहीं आप चीजों को, है ना। और वैसे आप हाथ से बनाना इस प्रकार का चित्र और बढ़िया तरीके से देख के बना लेना, गूगल करके देखोगे तो आपको बढ़िया तरीके से चीजें और समझ में आएंगी, है ना। चलिए, ये मैंने बताया। और अब जो हमारी एक आधा विशेषताएं और बची हैं वो हम कर लेते हैं कि अबेकस के ऊपर और जो है या फलक के ऊपर कुछ पशुओं की आकृतियां भी हुआ करती थी, ठीक है, ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पता नहीं कितनी विशेषताएं थी, 5 या 6 जो भी हो गई थी। मैं यहाँ पे अगली विशेषता आप डाल देना नंबर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ तीर देके, ठीक है। फलक के ऊपर
पशु आकृतियां होती थी, पशुओं की आकृतियां होती थी। ठीक है, फलक के ऊपर पशुओं की आकृतियां होती थी, बस ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ईरान के जो शासक थे उनके स्तंभों पे पशुओं की आकृतियां नहीं होती थी, है ना, ये अंतर है। तो ये थे अशोक के स्तंभों के सॉरी प्रमुख जो विशेषताएं थी वो मैंने यहाँ पे आपको बताई पूरी। ठीक है, अब आपको इसके अलावा और कोई विशेषता मिले तो आप लिख देना, बाकी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं मैंने आपको लिख दी हैं, आप इनको बढ़िया से तैयार कर लो कि आपका काम हो जाएगा। ठीक है, पक्का हो जाएगा, आप निश्चिंत रहना। अब मैं आपको ईरान के स्तंभों की कुछ विशेषताएं भी बता देता हूं, ताकि आपको जो है एक जो तुलनात्मक प्रश्न पूछा जाता है ना, तो वो आपको बढ़िया तरीके से आ जाए और आप उत्तर अपना सही करके आओ। ठीक है, तो ईरानी स्तंभ जो थे उनकी भी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं। ठीक है, फलक के ऊपर जो पशुओं की आकृतियां थी ना, इन आकृतियों को देखकर हमारे एक विद्वान हुए हैं निहार रंजन रे, उन्होंने ऐसा माना है कि यह जो विशेषता है वो यूनान का प्रभाव दर्शाती है अशोक के स्तंभों पर, है ना। तो ये बात भी आप इसी में लिख लो कि फलक के ऊपर पशुओं की आकृतियां होती थी। इस विशेषता को इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसे निहार रंजन रे ने यूनानी प्रभाव माना है ना, यूनानी प्रभाव माना है। यहां पे सवाल ये आएगा कि अशोक के फलक पर पशुओं की आकृतियों को देखकर निहार रंजन रे ने इस पर किसका प्रभाव माना, तो वहां पे आएगा पहला ही ऑप्शन होगा ईरानी प्रभाव, और हम टिक कर देंगे कि ईरानी प्रभाव, क्योंकि ईरान के शासकों से प्रभावित होके और अशोक ने जो है ये आकृतियां बनवाई थी, ये स्तंभ बनवाए थे। लेकिन वहां पे स्पेशली नाम निहार रंजन रे का एग्जामिनर देगा और हम वहां पे बड़े ही कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ध्यान रखना, इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और जो विद्यार्थी यहाँ से पढ़ेंगे ना, उनका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं। मैं सारा जो कंफ्यूजन है ना वो मैं आपको तुरंत बता देता हूँ। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से इसको ध्यान में रखना। निहार रंजन रे साहब को यूनानी प्रभाव बताते हैं ये, जबकि अशोक के स्तंभ ईरानी प्रभाव से बनाए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे ईरानी स्तंभों की बात कर लेता हूँ, है ना। ईरानी स्तंभों की विशेषताएं। ठीक है, कुछ विशेषता मैंने बोल के तो आप लोग को लगभग समझा ही दी हैं। ईरानी स्तंभों की विशेषताएं क्या क्या थी, तो मैं यहाँ पे बात करूं विद्यार्थियों। पहली विशेषता तो ये जो हैं किसी चबूतरे पर बने थे, है ना, किसी चबूतरे या चौकी पर किसी विशाल भवन में बनाए गए थे, विशाल भवन में बनाए गए थे। एक बात तो ये ध्यान रखनी है, ठीक है, किसी चबूतरे पर या किसी चौकी पर विशाल भवन में बनाए गए थे, है ना। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, दूसरी बात ये लिखेंगे कि ये चमकदार नहीं थे, है ना, ये चमकदार पॉलिश युक्त नहीं थे, ये चमकदार पॉलिश युक्त नहीं थे, ये चमकदार पॉलिश युक्त नहीं थे, तथा इनका यष्टि भाग कई पत्थरों से बनाया गया था, कई पत्थरों से बनाया गया था। ठीक है, इनका यष्टि भाग जो था वो कई पत्थरों से बनाया गया था, ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। इसके अलावा हम बात करते हैं कि
जैसा कि हमने देखा, मैंने बताया कि फलक के ऊपर पशुओं की आकृतियां थी मौर्यकालीन फलक स्तंभों में, लेकिन यहाँ पे जो फलक होता था उसके ऊपर मानव की आकृतियां हुआ करती थी, पशुओं की आकृतियां नहीं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैं लिखूं फलक पर मानव आकृतियों का होना, मानव आकृतियों का होना, ठीक है। फलक पर मानव आकृतियों का होना, ठीक है, पशु आकृति नहीं, है ना, ये ध्यान रखना, पशु आकृति जो है नहीं थी, है ना, पशु आकृति नहीं थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं थी विद्यार्थियों, और आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। और जो ये जो यष्टि भाग था, यहाँ पे ऊपर से नीचे एक बिल्कुल समान था ना, मैं यहाँ पे लिखूं यष्टि भाग नलीदार था, सॉरी, यष्टि भाग नलीदार कैसे आप समझ सकते हो, जैसे इस प्रकार से ना, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सेम होते थे, है ना, नलीदार होते थे, है ना। जबकि अशोक के कैसे होते थे, ऐसे होते थे, है ना, ऊपर से सकड़े नीचे से चौड़े, है ना। ये किसके होते थे, अशोक के होते थे, है ना। और ये ऊपर से नीचे तक सेम, बिल्कुल व्यास ऊपर और नीचे बराबर होता था। ये आप समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो ये था प्रमुख विशेषताएं ईरानी स्तंभों की भी। अब आप तुलना कर सकते हैं अशोक के स्तंभों से और ईरानी स्तंभों की, और इस प्रकार का सवाल आपका आए तो आप गलत नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, ठीक है। आप बढ़िया तरीके से मेहनत करना, खूब मेहनत करना, बार बार पढ़ना, इस स्तंभ की जो चित्र है उसको बनाना, उसको आप गूगल से डाउनलोड करके देखना, यहाँ मैंने जो बनाया उसको देखना, और इसमें जो जो इसकी विशेषताएं हैं उसको भरना, तो आपका जो है एक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आप किसी प्रकार का सवाल यहाँ से गलत नहीं करेंगे। शब्दावली को भी ध्यान रखना, शब्दावली भी पूछी जाती है, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूं आखिर ये किन किन स्थानों से मिले हैं। हमको 10 प्रमुख स्थान है जहां से अशोक के स्तंभ मिले हैं, जिसमें मैं बात करूं तो आपको जैसे एक मिलता है हमको कौसम, जो कौशाम्बी है वहां से मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो स्तंभ बनवाया गया था अशोक का, वो प्रथम स्तंभ माना जाता है कौसम का, है ना। कौसम या कौशाम्बी का स्तंभ प्रथम स्तंभ माना जाता है, जो कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए अंतिम उपदेश के प्रतीक के रूप में है, ठीक है। और उस स्तंभ के जो उस स्तंभ का जो फलक है, उसके ऊपर जो पशुओं की आकृति है उसमें सिंह की आकृति बनी हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंह की आकृति। इसके अलावा हमको जो है कंगनहल्ली, यहाँ पे हमने अभी लिखेंगे हम, है ना। इसके अलावा देखो, एक तो मैंने कौसम बताया जो पहला था, उसके अलावा कंगनहल्ली से मिला है ना, कंगनहल्ली से मिला है, जहाँ से कहते हैं कि वो यहाँ से जो स्तंभ मिला उस पे रायो अशोक भी लिखा हुआ मिलता है ना, जो कि अर्ध मानव के जैसा है, मतलब नीचे से उसका थोड़ा सा घुटने वगैरह, ये घुटना क्या मतलब, वो थोड़ा सा टूटी हुई मूर्ति है ना, तो वो अर्ध मानव मान लिया उसको ना, अर्ध मानव का है। उसके नीचे रायो अशोक लिखा मिलता है ना। ये मैंने अशोक में आपको बताया भी था, रायो अशोक, ठीक है। इसके अलावा जो है कौसम का जो था विद्यार्थियों, वो पहला नहीं था, दरअसल कौसम का नहीं था, कोलुहा का था, है ना। हाँ, कोलुहा जो बछाड़ है वैशाली वाला, सॉरी मैंने अभी शायद थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई, जो कोलुहा जो है बछाड़ में पड़ता है। कोलुहा बछाड़ का एक गांव है, बछाड़ एक गांव है वैशाली के अंदर, और बछाड़ में एक स्थान है कोलुहा, वहां पे स्तंभ लगवाया था। तो वो जो स्तंभ है वो था पहला, ना कि कौसम का। आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, कोलुहा और कौसम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। आप पुनः ध्यान रखना कि अशोक के द्वारा बनवाया गया पहला स्तंभ कोलुहा का था, जो कि इसलिए बनवाया गया था कि महात्मा बुद्ध का जो अंतिम उपदेश दिया गया था उसके प्रतीक के रूप में बनवाया गया था, ठीक है। उसके अलावा एक कौसम का था, एक कंगनहल्ली का था, 3 हो गए, एक रामपुरवा का था, है ना। मतलब रामपुरवा से 2 मिले हैं,
लेकिन स्थान एक है ना, रामपुरवा। ठीक है, एक रामपुरवा है, एक रुमिनदेई है ना। कितने स्थान हो गए? 5 स्थान हो गए, है ना। और इसके अलावा लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अर्राज 7 हो गए, है ना। इसके अलावा सांची 8, और एक सारनाथ 9, और एक मिलता है हमको संकीसा से, है ना। 10 स्थान हो गए, है ना। 10 स्थानों से मिले हैं और सब में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हमको मिलता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक के बारे में लिखना प्रारंभ करता हूँ, और बहुत अधिक विशेषताएं नहीं है। एक सारनाथ के स्तंभ को हम थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे, बाकी बस नाम है, उनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो पहला था, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो, अशोक स्तंभ, अशोक के स्तंभ। ठीक है, ये ध्यान रखो, अशोक के स्तंभ। सॉरी, पहला मैं लिखूं कोलूहा। कोलूहा ये पड़ता है बसाड़ में। बसाड़ कहाँ पड़ता है? वैशाली में। ठीक है, बसाड़ पड़ता है वैशाली में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके बारे में हम जो लिखेंगे वो मतलब बहुत अधिक नहीं है, ये जो बनवाया गया था वही है बुद्ध के अंतिम उपदेश के प्रतीक के रूप में ना, बुद्ध के अंतिम उपदेश के प्रतीक के रूप में। एक बात तो ये ध्यान रखनी है। ठीक है, और अशोक द्वारा स्थापित प्रथम था ये ना, प्रथम स्तंभ। ठीक है, प्रथम स्तंभ था, और सिंह का अंकन इस पर हुआ है ना। सिंह का अंकन इस पर हुआ है। ठीक है, सिंह का अंकन जो है इस पर हुआ है। बस ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, और अब हम अगला हम लिखें यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तो मैं लिख सकता हूँ कंगनहल्ली का लिख लेते हैं। कंगनहल्ली, कंगनहल्ली है ना। कंगनहल्ली जो है हमारे दक्षिण भारत में पड़ता है, कर्नाटक में, और यहाँ से अर्धमानव की आकृति मिलती है ना। इसके ऊपर जो शीर्ष भाग है ना, मतलब उल्टा कमल के ऊपर फलक है, फलक के ऊपर जो आकृति मिलती है वो अर्धमानव की मिलती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा कर्नाटक। ठीक है, नाटक नहीं करना है, ये तो बस स्थान का नाम है, कर्नाटक। ठीक है, यहां से क्या मिला है? अर्धमानव की आकृति मिली है। ठीक है, अर्धमानव, अर्धमानव की आकृति मिली है, और रायो अशोक भी लिखा मिलता है। ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं ना, रायो अशोक लिखा मिला। ठीक है, रायो अशोक लिखा मिला है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो है मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 नंबर का कौसम। कौसम, सॉरी, कौसम है ना, इस कौसाम्बी वाला, कौसम है, कौसाम्बी वाला। यहाँ पे शीर्ष ही नहीं मिला है ना, शीर्ष भाग शायद टूट गया है या जो भी है, शीर्ष हमको मिला नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शीर्ष विहीन है ये ना। क्या है? शीर्ष विहीन स्तंभ है ये। ठीक है, शीर्ष विहीन स्तंभ है कौसम वाला, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं 3 हो गए हमारे। चौथे नंबर पे मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम दे सकते हैं एक रुमिनदेई अभिलेख, है ना, रुमिनदेई अभिलेख, है ना, सॉरी, रुमिनदेई स्तंभ, रुमिनदेई का स्तंभ है। रुमिनदेई या लुम्बिनी भी हम इसको बोलते हैं, लुम्बिनी, वर्तमान में ये नेपाल में पढ़ते हैं। लुम्बिनी ये सबसे छोटा था ना, लुम्बिनी जो था ये सबसे छोटा था, लुम्बिनी। और इसके ऊपर भी जो है इसके ऊपर सिंह का नहीं था, ये सबसे छोटा है, और इसके ऊपर अश्व का अंकन मिलता है ना, अश्व का, फलक के ऊपर अश्व का अंकन मिलता है। तो आप इसको ध्यान रखना, मैं अलग कलर से लिख देता हूं। चलो, सबसे छोटा, सबसे छोटा स्तंभ, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। और
जो है इस पर अश्व का अंकन था, है ना, किसका, इसके ऊपर अश्व का अंकन था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अश्व या घोड़े का अंकन, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, अश्व या घोड़े का अंकन इस पर था, है ना, सबसे छोटा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम बात करें रुमिनदेई रामपुरवा का लेख, 5 नंबर पे मैं लिख देता हूं रामपुरवा, ठीक है, रामपुरवा, सॉरी, रामपुरवा, रामपुरवा स्तंभ, है ना, रामपुरवा के जो स्तंभ हैं यहाँ से हमको 2 स्तंभ मिले हैं, है ना, 2 स्तंभ मिले, 2 स्तंभ मिले, है ना, 2 स्तंभ जो मिले, जिसमें एक पे तो वृषभ का अंकन है ना, बैल का, ठीक है, एक पर वृषभ का अंकन है, ठीक है, एक पर तो क्या है, वृषभ का अंकन है, और मैं यहाँ पे लिखूं दूसरे पर सिंह का अंकन है, किसका, सिंह का अंकन है, दूसरे पर सिंह का अंकन है, ये बात ध्यान रखना। एक बात और मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जिस पे सिंह का अंकन है इस पर दाना चुगते हंस का अंकन भी है ना, दाना चुगते हंस का अंकन भी है ना, दाना चुगते हंस का अंकन भी मिलता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो रुमिनदेई और रामपुरवा हो गए, ठीक है, आप इसको लिखें विद्यार्थियों, मैं इसको मिटा रहा हूं और हम आते हैं अगली स्लाइड पे, फिर हम अन्य जो शेष बच रहे हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, तो आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए, इनको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना, यहाँ से अक्सर सवाल जो है पूछे जाते हैं और विद्यार्थी लोग यहाँ से खूब गलत करते हैं सवालों को, ना, बड़े आसान समझ के और ज्यादा फोकस नहीं करते तो फिर गलत हो जाता है। ध्यान रखना, किस स्तंभ के ऊपर किसका अंकन है, इस प्रकार का सवाल बहुत बार पूछा गया है ना, सॉरी, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। आगे मैं बात करता हूं, 5 हो गए थे, 6ठे नंबर पे लोरिया नंदनराज की बात कर लेते हैं। लोरिया नंदनराज, ठीक है, बिहार से मिला है ना, बिहार से मिला है, और ये ध्यान रखना, लोरिया एक तो है नंदनराज, सॉरी, लोरिया नंदनगढ़, और एक है लोरिया नंदनगढ़ है, और एक है लोरिया अरराज, है ना, लोरिया नंदनगढ़, है ना, लोरिया नंदनगढ़, और एक है लोरिया अरराज। लोरिया अरराज जो है उसके ऊपर यह माना जाता है कि गरुड़ का अंकन है आरपी चंद्रा के अनुसार, है ना, आरपी चंद्रा के अनुसार लोरिया जो अरराज है उसके ऊपर, है ना, और जो लोरिया नंदनगढ़ है, लोरिया नंदनगढ़ के ऊपर तो सिंह का ही अंकन है और इसके ऊपर हंस का अंकन भी माना जाता है, ठीक है, ये आपको दोनों में ध्यान रखना है। इसके ऊपर तो जो है सिंह का ही अंकन है, किसका है, सिंह का ही अंकन है, ये आप थोड़ा सा जो है ध्यान रखेंगे, सिंह का अंकन है ना, सिंह का अंकन है फलक के ऊपर, और हंस का भी आपको मिल जाएगा, हंस का भी, ठीक है, हंस का भी, ठीक है। लेकिन जो लोरिया अरराज है वो आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, लोरिया अरराज, ठीक है, वही बिहार में ही है ये लोरिया अरराज। इसके ऊपर जो है गरुड़ का बताया किसने, गरुड़ का बताया था आरपी चंदा के अनुसार, है ना, किसके अनुसार, आरपी चंदा के अनुसार, है ना। लेकिन कुछ लोग जो है, मैं यहां पे लिखूं, कुछ लोग मोर का मानते हैं, मोर का मानते हैं, कुछ लोग जो है मोर का मानते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। लोरिया अरराज में, वैसे लोरिया अरराज के बारे में मैंने पढ़ा है कि
ये शीर्ष विहीन है ना, शीर्ष विहीन भी इसको लिखा है। अब पता नहीं, जो भी है आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। शीर्ष विहीन भी इस प्रकार से ऑप्शन में आए कि शीर्ष विहीन कौन सा था, तो ऑप्शन में यदि हो लोरी अर्राज तो आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा अब हमारा बचा एक संकीसा का बचा 8वें नंबर पे, संकीसा। संकीसा का जो है इसके ऊपर था हाथी का अंकन, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। गज या हाथी का अंकन, ये पूछते हैं, बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा सांची और सारनाथ दो बचे, तो मैं यहां पे लिखता हूं सांची का, सांची। इसके ऊपर सिंह का था लेकिन 4 सिंहों का था, ये ध्यान रखना है ना, 4 सिंह, 4 सिंह। और आखिरी की बात कर लेते हैं हम सारनाथ की। सारनाथ जो है, सारनाथ, इसके ऊपर भी मिलते हैं हमको 4 सिंह मिलते हैं, है ना, 4 सिंह, ठीक है। 4 सिंह जो आपस में एक दूसरे की पीठ सटाए बैठे हैं, है ना, और बिल्कुल सजीव मुद्रा में माने गए हैं ना, एक दूसरे की पीठ सटाए बैठे हैं और सजीव मुद्रा में माने गए हैं। सारनाथ का जो अशोक का स्तंभ है, इसी को ही भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह भी घोषित किया गया था, आपको पता है। वर्तमान में हमारे नोटों पर और हम सिक्कों पर भी देखते हैं, और विभिन्न जगह जहां भी राष्ट्रीय चिन्ह जो लगाया जाता है वो अशोक का यही सारनाथ स्तंभ लगाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को वो अपनाया गया था, है ना। क्यों अपनाया गया था? क्योंकि ये जो चिन्ह था वो हमारी मतलब शासन, संस्कृति, है ना, इसके विकास का द्योतक था, इसलिए इसको एक प्रतीक रूप में, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये जो सिंह हैं, 4 सिंह, इसके यहाँ ललाट पर, सिंह के ललाट पर एक महाधर्म चक्र बना हुआ है ना, एक चक्र बना हुआ है, उसमें तीलियां हैं, है ना, और उन तीलियों की संख्या है 32, ये ध्यान रखना, उन तीलियों की संख्या कितनी है? 32 है। इसके अलावा इस फलक पर जो है, इसका जो फलक है उसके ऊपर जानवरों का भी अंकन है, जिसमें हाथी है ना, वृषभ है, अश्व है और सिंह है ना। हाथी, वृषभ, अश्व व सिंह का अंकन मिलता है ना, हाथी, वृषभ, अश्व व सिंह का अंकन भी मिलता है, वो बात हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो हम और इसकी जो विशेषता है, ये जो चारों जो पशु हैं, हाथी, वृषभ, अश्व व सिंह, है ना, इनके बीच में एक छोटा चक्र मिलता है, धर्म चक्र जिसको बोलते हैं, जिसमें 24 तेलियां हैं, है ना। कितनी? 24 तेलियां हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि सिंह के शीर्ष पर, है ना, सिंह के शीर्ष पर महाधर्म चक्र अंकित है, जिसमें 32 तीलियां हैं, जिसमें 32 तीलियां हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें कितनी तीलियां हैं? जिसमें जो है 32 तीलियां हैं। और दूसरा, इसके फलक पर 4 पशुओं का अंकन मिलता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पेन बदलना चाहूंगा। फलक पर 4 पशुओं का अंकन, है ना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्रमशः है ना। क्रमशः में आप ध्यान रखना, गज के बाद वृषभ, है ना, वृषभ के बाद अश्व, और अश्व के बाद फिर है सिंह, है ना, इस प्रकार से है। और यहाँ पे मैंने ये जो तीर दर्शाई है ना, ये तीर, है ना, इन तीरों के स्थान पर वहां पे क्या है? चक्र है ना, धर्म चक्र है, ठीक है, इस प्रकार का चक्र है। ये क्या है? धर्म चक्र है, ठीक है, जिसमें कुल कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां बनी हुई हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं
क्रम से सिंह का, इस लाइन को पूरा करना, फलक पर 4 पशुओं का अंकन क्रम से मिलता है, मिलता है, ठीक है, मिलता है। इन पशुओं के मध्य धर्मचक्र का अंकन मिलता है, धर्मचक्र का अंकन मिलता है। इसको मिटा रहा हूं मैं ना, धर्मचक्र का अंकन मिलता है जिसमें 24 तीलियां हैं, ठीक है, जिसमें 24 तीलियां हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है, ठीक है, जिसमें 24 तीलियां हैं, ठीक है। और इसको जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है, वो बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। इसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को ना, जब भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया था, घोषित किया या अपनाया गया था, है ना, अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया था? अपनाया गया था, है ना, प्रतीक के रूप में, क्योंकि यह शासन संस्कृति व विकास का द्योतक है, विकास का द्योतक माना जाता है, ठीक है। शासन संस्कृति व विकास का द्योतक इसको जो है माना जाता है ना। शासन संस्कृति और शांति का भी प्रतीक है ये एक तरीके से ना, शासन संस्कृति और आप किस में लिख सकते हैं, शांति, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शांति व विकास का द्योतक माना जाता है। इस प्रकार की बात आपको ध्यान, विकास तो मतलब धर्म के चक्र का, ये धर्म चक्र, महाधर्म चक्र प्रवर्तन है ही है, आपको पता ही होगा, है ना। तो चलिए, ये हमारी मौर्यकालीन कला हो गई विद्यार्थी। मौर्यकालीन कला में स्तंभ हो गए, अशोक के स्तंभ हो गए, ठीक है। अब कुछ सादा स्तंभ भी हैं जिनकी मैं बात करूं, ऐसे स्तंभ जो केवल स्तंभ ही हैं, उनके ऊपर लेख नहीं है किसी प्रकार का, लेख विहीन स्तंभ भी हैं, तो उनकी भी मैं बात कर लेता हूं, है ना। अशोक के लेख विहीन स्तंभ, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह है, लेख विहीन स्तंभ, है ना, लेख विहीन स्तंभ, ठीक है। लेख विहीन स्तंभों में आपको ध्यान रखना है कौन कौन से हैं। लेख विहीन में एक तो आएगा रामपुरवा का, ठीक है, रामपुरवा से हमको 2 मिले, है ना, जैसे अच्छा उस पे लिखा था, रामपुरवा से 2 मिले, एक पर तो था वृषभ का अंकन और एक पे था सिंह का अंकन, ठीक है। तो सिंह का अंकन जिसके ऊपर था वो लेख विहीन था, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, रामपुरवा का सिंह अंकन वाला स्तंभ ना, सिंह के अंकन वाला स्तंभ जो है वो सादा है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। एक तो ये, है ना, और एक है कौसम का स्तंभ, है ना, और एक है, सॉरी 3 नंबर पे आ जाएगा बसाड़ का, है ना, बसाड़ वाला भी लेख विहीन है, और एक है संकीसा वाला, ठीक है, संकीसा, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या इसको संकाश्य भी लिखा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। संकाश्य एक ही नाम है। ये जो 4 स्तंभ हैं ये अशोक के लेख विहीन स्तंभ हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इनके ऊपर लेख नहीं मिलता, बस केवल स्तंभ हैं, ठीक है। तो आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, और विद्यार्थियों इसको पूरा उतार ले, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है।
तो ये था हमारे मौर्यकालीन कला में स्तंभ जो कला थी वो हमने देखी। ये ध्यान रखना, मौर्यकालीन कला के संपूर्ण उसमें कला में सर्वश्रेष्ठ कला जो थी वो स्तंभ कला थी। ये बात भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, संपूर्ण मौर्य कला का सर्वोत्तम रूप स्तंभ माने जाते हैं। ध्यान रखना, स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है, स्तंभ माने जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए बस आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। पढ़ेंगे हम अगली क्लास में स्तूप को, ठीक है, जिसमें सांची का स्तूप बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।